नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह। मेरे YouTube चैनल HM1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, गुप्त वंश में जिस सम्राट की बात करेंगे उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि दोस्तों कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाए या हमें क्वेश्चन पुटअप हो, जिससे हमें क्या है कि हमारी जो वीडियो है उसमें से हमें कोई नया ज्ञान मिले। तो दोस्तों, हमारी हर वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप ध्यानपूर्वक उस पूरी वीडियो को देखना, और जो क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक के अंदर से ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस जो प्रयास है इसमें और अधिक सहयोग दोगे। तो आओ दोस्तों, हम जो टॉपिक की बात करें, टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के हम अगर कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम था 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी। और अगर हम RBSE बोर्ड की बुक की बात करें तो उसमें 380 ईस्वी दिया हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उसमें समुद्रगुप्त का जो कालक्रम है वो 380 दिया गया है। अब हम दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में बात करें। समुद्रगुप्त हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम था, जो चंद्रगुप्त प्रथम, इसके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था कांच, और कांच के बाद जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था समुद्रगुप्त। इन दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध के बाद समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की और समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि अगर गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ तो वो समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, फिर हम बात करें समुद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत की बात करें कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में किस स्रोत से पता चलता है। तो सबसे पहले जो प्रमुख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। फिर अगर हम अभिलेख की बात करें तो एरन अभिलेख में भी समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। अब कुछ मुद्राएं भी हैं, मुद्राओं के द्वारा भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। स्रोत की बात करें तो मुद्राएं भी हैं, क्योंकि जो समुद्रगुप्त ने मुद्राएं जारी की थी उन मुद्राओं पर अपनी एक उपाधि लिखी थी, अंकित करवाया था क्या कि अश्वमेघ पर क्रमांक अंकित करवाया। फिर अगर हम बात करें इसकी जो मुद्राएं थी, मुद्राओं पर समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया। इससे ये भी पता चलता है वीणा वादन करने से कि समुद्रगुप्त था किसका अनुयायी था, विष्णु जी का, कि ये विष्णु जी के अनुयायी भी थे। फिर हम बात करें समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बात करें हम, समुद्रगुप्त ने जो विजय प्राप्त की थी, महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी, इसमें भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण दो विजय थी वो एक तो थी आर्यावर्त
एक तो थी आर्यावर्त, दूसरी की बात करें हम, दूसरी विजय थी दक्षिणापथ। ये दो महत्वपूर्ण विजय थी समुद्रगुप्त की। इससे क्वेश्चन बनता है समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट, कि अपने से क्वेश्चन आ जाए कि समुद्रगुप्त ने कहाँ के राजाओं को या आर्यावर्त के कितने राजाओं को पराजित किया और दक्षिणापथ के राजाओं कितने राजाओं को पराजित किया। तो अगर आर्यावर्त की बात आ जाए तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के जो राजा थे 9, यहाँ तो 9 राजाओं को पराजित किया। अगर बात आ जाए दक्षिणापथ की तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो आर्यावर्त राजा थे इनके प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई और दक्षिणापथ के जो राजा थे इनके प्रति कौन सी नीति अपनाई। तो यहाँ पर जो आर्यावर्त के राजाओं के खिलाफ समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी वो तो इसकी थी प्रस्बोधन की नीति। अगर बात आ जाए दक्षिणापथ की तो यहाँ पर जो नीति अपनाई थी उस नीति का नाम आता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। यह नीति जो समुद्रगुप्त की थी दक्षिण के 12 राजाओं के लिए थी। अब जो प्रस्बोधन की नीति और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी, तो प्रस्बोधन की नीति में तो समुद्रगुप्त 9 राजाओं को पराजित कर इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेगा। और जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया समुद्रगुप्त ने, तो इन 12 को पहले जीता, उसके बाद उनको माफ करके उनका साम्राज्य वापस उन्हीं को सौंप दिया। तो वो नीति कौन सी थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह की। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रस्बोधन 9 राजा थे और 12। हम इसकी थोड़ी सी डीपली चर्चा कर लें कि जो ये हमारी वीडियो है यह फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, हिस्ट्री के इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काम आएगी। अब हम बात करें आर्यावर्त के जो 9 राजा थे, आर्यावर्त के जो 9 राजा थे, हमने पढ़ा कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया समुद्रगुप्त ने। तो जो पराजित किया था तो वो कौन कौन से राजा थे 9। अब हम उन 9 राजाओं के अगर नाम की बात करें तो उनका नाम क्या था, तो पहले का नाम था रुद्रदेव, दूसरे का नाम था, अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा राजा था जिसका नाम मिलता है मतिल। फिर हम बात करें तीसरे राजा की बात करें, तीसरे का नाम मिलता है नागदत्त। चौथे की बात करें, चौथे का नाम मिलता है चंद्रवर्मा। पांचवें की अगर हम बात करें, जो 5वां राजा था उसका नाम मिलता है गणपति नाग। और छठे की बात करें, जो छठा शासक था जिसके इसने पराजित किया, नागसेन। 7वें की बात करें अच्युत। और अगर हम 8वें की हम अगर बात करें, जो 8वां राजा था जिसको इसने पराजित किया था उनका नाम था नंदी। और लास्ट जो 9वां बच गया जिसको इसने पराजित किया था उनका नाम मिलता है हमें बलवर्मा। बलवर्मा। ये तो थे समुद्रगुप्त ने जिन 9 राजाओं को पराजित किया था, उनके नाम थे कि ये रुद्रदेव था, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग और नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। अब हम ये तो 9 राजा जो कि उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया था। अब हम बात कर लें
जो दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था, उनके भी नाम देखे, किन किन 12 राजाओं को पराजित किया। तो यहाँ पर जो थी दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। उनमें पहले के नाम की बात करें तो पहला था महेंद्र, दूसरे की बात करें दूसरे का नाम मिलता है व्याघ्रराज, और तीसरे की अगर हम बात करें, जो तीसरा राजा हुआ था उसका नाम मिलता है हमें स्वामी दत्त। चौथे का नाम मिलता है, जो चौथा राजा हुआ था उनका नाम है महेंद्रगिरी। पांचवें शासक की बात करें तो पांचवें शासक का नाम मिलता है दमन। छठे की बात करें, जो छठा शासक हुआ था उसका नाम मिलता है हमें, दमन के बाद नाम मिलता है हमें मटराज। छठा मटराज। पीछे फिर हम बात करें सातवें की, जो सातवां शासक था जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उसका नाम मिलता है हमें विष्णुगुप्त। और आठवें की बात करें तो विष्णुगुप्त। आठवें की बात करें हम तो आठवां जो शासक था उसका नाम मिलता है नीलराज। नौवां, अब हम नौवें की बात करें तो नौवें का नाम है हस्तिवर्मा। दसवां जो शासक हुआ जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उसका नाम मिलता है उग्रसेन। 11वें की बात करें जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उसका नाम मिलता है हमें कुबेर। और लास्ट जो 12वां शासक था जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उसका नाम हमें मिलता है धनंजय। ये थे 12 राजा जो कि दक्षिण के राजा थे, जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाकर उनके शासन से जो साम्राज्य था वापस दे दिया। अब हम बात करें कि समुद्रगुप्त की जो दक्षिण की विजय थी उसके बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है हमें, इसकी जो हमने भी बात की थी दक्षिण विजय के बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम हमें मिलता है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण की विजय थी वो इसकी धर्म की विजय थी। इसने क्या कहा, इसकी समुद्रगुप्त की विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी। इसने कहा कि ये समुद्रगुप्त की जो दक्षिण की विजय थी वो इसकी धर्म पर विजय थी। अब हम बात करें कि एक इतिहासकार और आता है जिसका नाम है V.A. स्मिथ। इसने भी समुद्रगुप्त के बारे में कुछ अपने विचार दिए। इसके अनुसार जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, भारत का नेपोलियन। इसने जो समुद्रगुप्त को नाम दिया, इसने कहा कि ये भारत का क्या है, नेपोलियन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रीड में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। अब हम बात करें कि जो हरिसेन था, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में अन्य शब्द कहे हैं। इसका रचनाकार था हरिसेन। हरिसेन भी समुद्रगुप्त के बारे में अपने विचार, अपना मत देता है। हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त के बारे में शब्द कहे हैं, इसके कहने का मतलब ये था कि जो समुद्रगुप्त था वो इतनी अच्छी वीणा वादन करता था, वीणा बजाता था कि इसने इस वीणा वादन में
नारद और तुम्बरु, नारद प्लस तुम्बरु दोनों को लज्जित कर दिया था हरिसेन के अकॉर्डिंग। हरिसेन ने कहा है अपनी रचनाओं में कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था, वीणा वादन करता था, और इसने इतने अच्छे तरीके से वीणा वादन करता था कि नारद और तुम्बरु भी देखकर क्या हो गए, अचंभित हो गए कि इतनी अच्छी वीणा वादन करता है। फिर हरिसेन ने अपनी जो रचना है, रचना में इस समुद्रगुप्त के बारे में अन्य मत भी कहे हैं। इसका कहना है हरिसेन का कि जो समुद्रगुप्त है वो धन में, अगर धन में की बात करें तो यह कुबेर है। अगर धन की बात आ जाए तो धन में कुबेर है कौन, समुद्रगुप्त। अगर शक्ति की बात करें हम कि शक्ति में ये क्या है, इंद्र है। और अगर बात करें मनुष्यों में कि यह मनुष्यों में क्या है, मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में यह क्या है, देवता है। और अगर लास्ट बात आ जाए कि विद्वानों की बात की जाए तो विद्वानों में यह बृहस्पति है। यह संज्ञा, बृहस्पति की संज्ञा हरिसेन ने दी है। किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए, कि इस हरिसेन के अकॉर्डिंग कि अगर समुद्रगुप्त को हम धन के अकॉर्डिंग जाने तो यह कुबेर जैसे हैं। अगर शक्ति के अकॉर्डिंग हम इसकी परख करें, जांच करें तो यह इंद्र जितना शक्तिशाली है। अगर मनुष्यों में हम देखें तो यह देवताओं के समान है। अगर विद्वानों की बात करें तो यह बृहस्पति जी के समान है, उनके बराबरी के हैं। और इन्होंने एक और भी कहा है इसके बाद कि अगर यम की भी बात करें हम तो यह यम की भांति अजय है। यम की भांति अजय है, मतलब कि इसे पराजित नहीं किया जा सकता। और अगर भले पुरुषों की आशा भी है, और यह क्या है कि भले पुरुषों की आशा और शत्रुओं का नाश करने वाला भी कौन है, समुद्रगुप्त है। और इसी जो प्रयाग प्रशस्ति की हमने बात की थी, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को, प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। और इसके दरबार की अगर हम बात करें तो इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम हमें मिलता है वसुबंधु। यह संरक्षण प्राप्त था समुद्रगुप्त के दरबार में। अब दोस्तों, जो हमारा जो समुद्रगुप्त की बात थी, यह समुद्रगुप्त के बारे में आज की जो इतनी ही चर्चा रहेगी। हमने जो पहले आपसे वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि आपसे हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यह है कि जो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त राजा थे, इनमें 9 राजाओं को पराजित किया। अब 9 राजा जो थे, इनका नेतृत्व करता कौन था? कि जिन 9 राजाओं को, आर्यवर्त जो राजा थे 9, इन 9 राजाओं को पराजित किया समुद्रगुप्त ने। और जो 9 राजा थे आर्यवर्त के, उनका नेतृत्व करता कौन था? यहाँ लिख सकते हैं, आर्यवर्त के 9 राजाओं का नेतृत्व करता कौन? कि कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जो कि 9 राजा थे जो आर्यवर्त के, उनका नेतृत्व कर रहा था? इसका जो आंसर है, उम्मीद करता हूँ
हर एक विद्यार्थी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, देगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में